हाय एवरीवन, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे थे हम लोग। पिछले लेक्चर में जो है ना बॉर्न हैबर साइकिल के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था और कुछ कंपाउंड्स का बॉर्न हैबर साइकिल जो है हम लोग ड्रॉ भी किए थे। कुछ और एग्जांपल्स जो है ना अभी हम लोग कंसीडर करेंगे। जैसे एक कंपाउंड लें, सपोज Na2O, और इस कंपाउंड का यदि हम लोग बॉर्न हैबर साइकिल बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे। इसके लिए हम बोले थे दो बात याद रखना है। सबसे पहला कि हम लोग को गैसियस आयन चाहिए, उसके बाद जो मेटल्स हैं वे सिंगल होते हैं सॉलिड के फॉर्म में, नॉन मेटल्स डायटॉमिक होते हैं गैसियस फॉर्म में। तो उसी के अनुसार हम लोगों को यहाँ चलना है। सोडियम यहाँ 2 लिखा हुआ है, डजंट मैटर, हम लोग यहाँ लिखेंगे एक ही सोडियम और सॉलिड, प्लस ऑक्सीजन डायटॉमिक होगा और गैस के फॉर्म में। तो ये दोनों मिल करके बनाने वाला है Na2O सॉलिड। आयनिक कंपाउंड सभी सॉलिड होते हैं। एनर्जी जो चेंज करता है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहलाता है ना डेल्टा HF। बैलेंस करो, यहाँ 1 सोडियम है, यहाँ 2, तो यहाँ हम लोगों को 2 लगाना होगा। यहाँ 2 ऑक्सीजन है, यहाँ 1, तो यहाँ 1/2 लगाना होगा। ऐसे बैलेंस हो गया। अभी तो एक स्टेप, फिर 5 स्टेप वाला जो है कैसे बताए थे कि सॉलिड को हम लोग कन्वर्ट करेंगे किसमें, गैस में। ऐसा एनर्जी चेंज करेगा, सब्लिमेशन एनर्जी S। तो देखो 1 मोल सोडियम को गैस में बदले तो सब्लिमेशन एनर्जी लगा S, लेकिन यहाँ सोडियम का कितना मोल है, 2 मोल, तो यहाँ दोनों मोल को बदलना पड़ेगा, तो एनर्जी भी कितना मोल लगेगा, 2 मोल लगेगा। समझे, यहाँ जितना रहेगा उतना ही हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ आ जाओ, ये तो पहले से गैस है लेकिन तोड़ते हैं इसको, 2 कट जाएगा तो ये बचेगा केवल ऑक्सीजन गैस, और यहाँ लगता है डिसोसिएशन एनर्जी D, और 1/2 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ भी लगा देंगे 1/2। अभी हो गया। इसके बाद इसको बदलना है आयन के फॉर्म में, तो कैसे बदलेंगे ध्यान दो। सोडियम है तो सोडियम पर तो सिंगल प्लस होता है, बार बार लिखते आ रहे हैं, और इसके लिए एनर्जी लगता है आयोनाइजेशन एनर्जी। अब 1 मोल सोडियम को आयन में बदले तो एक बार आयोनाइजेशन एनर्जी लगा, यहाँ 2 मोल है तो यहाँ भी 2 मोल, और यहाँ भी आयोनाइजेशन एनर्जी कितना, 2 मोल। इसमें आ जाओ, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पर कितना नेगेटिव चार्ज होता है, 2 नेगेटिव चार्ज होता है। इसके लिए पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि 2 नेगेटिव चार्ज है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया है एक एक करके, और पहला इलेक्ट्रॉन गेन किया तो एनर्जी चेंज किया डेल्टा EgH1, और फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन किया तब जो एनर्जी चेंज करेगा डेल्टा EgH2। तो इसको वैसे ही हम लोग लिखेंगे, डेल्टा EgH1 प्लस डेल्टा EgH2। कैसे लिखे पिछला लेक्चर में डिटेल से बताए थे, फिर देख लो एक बार कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, 2 और 6, 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो पहले 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और 1 माइनस, फिर 1 इलेक्ट्रॉन और लेगा, उसके बाद 1 और माइनस। तो यहाँ जो एनर्जी चेंज किया वो डेल्टा EgH1, और यहाँ जो चेंज करेगा वो डेल्टा EgH2। इसी को यहाँ हम लोग 2 बार लिखे करके, अब ये दोनों बन गया। अब इसको जो है सो हम लोग क्या करेंगे, गैसियस आयंस का फॉर्मेशन हो गया, तो ये दोनों मिल करके जो है सो अब आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे। ये तो समझाने के लिए बताए थे, इसको मिटा देते हैं। अभी दोनों गैसियस आयन बन गए, तो ये दोनों आपस में मिल करके आयनिक सॉलिड बनाएंगे। दिस वन एनर्जी चेंज करेगा लैटिस एनर्जी U। हेस लॉ अप्लाई करोगे तो क्या लिखते हैं हम लोग, डेल्टा HF बराबर, इस सबको जोड़ो तो 2S प्लस 1/2D प्लस 2 आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस दिस वन डेल्टा EgH1 प्लस डेल्टा EgH2 प्लस U। अच्छा, अब U निकालोगे तो सारा टर्म इधर आकर के माइनस में हो जाएगा, उसको कर लेंगे हम लोग अपने से। अगला एग्जाम्पल देखो, MgCl2 का बनाना हो मान लो, तो फिर से वही काम हम लोग करेंगे। मैग्नीशियम मेटल है, सिंगल रहेगा और सॉलिड के फॉर्म में, प्लस क्लोरीन नॉन मेटल है गैसियस फॉर्म में, तो ये बनेगा MgCl2 सॉलिड, एनर्जी चेंज करेगा डेल्टा HF। यहाँ तक कॉमन है। अब जरा देखो इक्वेशन बैलेंस्ड है कि नहीं, तो लेफ्ट साइड में एक मैग्नीशियम है, राइट साइड में भी एक ही मैग्नीशियम है।
नहीं, एक मैग्नीशियम इधर, एक मैग्नीशियम इधर, क्लोरीन यहाँ 2 तो यहाँ भी 2, मतलब बैलेंस्ड है, इसमें कुछ करना हम लोगों को नहीं है। तो नहीं कुछ करना है तो आगे बढ़ो, सॉलिड को गैस में बदलते हैं। ऐसा एनर्जी लगता है S, यहाँ Cl2 मॉलिक्यूल है, इसको एटम में बदलेंगे। तो देखो इस Cl2 है तो ये जब टूटेगा, ऐसा है ना, Cl जब ये टूटेगा यहाँ से तो 2 Cl बनेगा, Cl प्लस Cl, तो इसको हम लोग लिखेंगे 2Cl, ऐसे 2Cl गैस। एनर्जी लगता है D। तो देखो Cl2 के पहले यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो D के पहले भी यहाँ कुछ नहीं, मतलब 1, माने यहाँ जितना मोल रहेगा उतना ही मोल यहाँ लिखना है। अब फिर इसको आगे बढ़ाओ, आयन में बदलेंगे। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, तो 2, 8 और 2, देखो लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन है तो बताइए एक एक करके लूज करेगा, 2 प्लस आ जाएगा इस पर, देखो ऐसा Mg2 प्लस गैस। और जब ये 2 प्लस है मतलब एक एक करके इलेक्ट्रॉन 2 बार लूज करेगा, तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी 1 प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी 2, ऐसा। अब बचा क्लोरीन, तो क्लोरीन पर कितना माइनस होता है तो लिख के देख लेंगे, वैसे हम डायरेक्ट बता दे रहे हैं, क्लोरीन पे होता है 1 माइनस। तो 1 माइनस मैंने 1 इलेक्ट्रॉन लिया है तो डेल्टा EgH हो जाएगा। एक क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो 1 डेल्टा EgH1, लेकिन यहाँ क्लोरीन का 2 मोल है तो यहाँ भी 2 मोल, तो यहाँ भी कितना मोल, 2 मोल। अभी दोनों गैसियस आयंस बन गए तो ये आपस में कंबाइन करके ये वाला आयनिक सॉलिड बना देंगे। एनर्जी चेंज करेगा U, लैटिस एनर्जी। अब हेस लॉ अप्लाई करोगे तो फॉर्मूला बना दो फिर से, क्या हो जाएगा, डेल्टा HF बराबर S प्लस D प्लस आयनाइजेशन एनर्जी 1 प्लस आयनाइजेशन एनर्जी 2 प्लस 2 इंटू डेल्टा EgH प्लस लास्ट में क्या है U। फिर U निकालेंगे तो सारा टर्म इसके साथ माइनस में हो जाएगा। तो एकदम बेसिक सा कंसेप्ट है, हम बतलाए कि कुछ कुछ बात को ही ध्यान में रखना है और उसके आधार पे अपने से बनाते चलोगे तो गलती होने का पॉसिबिलिटी नहीं है। ये सब में यहाँ कंफ्यूज नहीं करना है, ये पिछला वीडियो में बहुत डिटेल से हम बताए हैं। एक कंपाउंड का और देखते हैं, एक कंपाउंड और कंसीडर करते हैं हम लोग, और कंपाउंड क्या ले लें, Al2O3। ऐसा देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है 2, 3, सबसे हम लोगों को अभी मतलब नहीं है। हम क्या बताए हैं कि शुरू वाला होगा मेटल, और मेटल सिंगल रहेगा और सॉलिड के फॉर्म में, प्लस नन मेटल जो है डबल रहेगा, डायटॉमिक। यहाँ 3 है तो यहाँ 3 नहीं लिखेंगे, यहाँ हम लोग हमेशा क्या लिखेंगे 2। और ये क्या होता है, गैसियस। E मिल करके फिर बनाता है जो यहाँ दिया हुआ है Al2O3 सॉलिड। इंथैल्पी चेंज करता है, वो कहलाता है डेल्टा H। अब इसको बैलेंस करो, यहाँ है 1 एल्यूमिनियम, यहाँ है 2, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगा दिए। यहाँ है 2 ऑक्सीजन, यहाँ है 3, तो सोचना पड़ेगा कि कितना से मल्टीप्लाई करें। तो देखो यदि यहाँ हम लोग 3/2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 और 2 कट जाएगा, तो 2 और 2 कट जाएगा तो कितना ऑप्शन बचेगा, 3, और यहाँ भी हम लोगों को कितना चाहिए, 3। तो इस तरह से इक्वेशन हो गया बैलेंस्ड। अब आगे बढ़िए, सॉलिड को बदलते हैं गैस में, तो एल्यूमिनियम गैस, एनर्जी लगता है सब्लिमेशन एनर्जी S। 1 मोल एल्यूमिनियम को बदले तो 1 बार सब्लिमेशन एनर्जी लगा, 2 मोल है तो यहाँ 2 और यहाँ भी क्या हो जाएगा 2। यहाँ आ जाओ, देखो ये 2 और 2 कट जाएगा, तो 2 और 2 कट जाएगा तो कितना बचेगा 3, तो ये 3 ऑक्सीजन और गैस तो पहले से है। एनर्जी लगता है D, और क्या बताए कि यहाँ जितना रहेगा मल्टीप्लाई में कॉफिशिएंट वही यहाँ, तो यहाँ 3/2 है तो यहाँ भी क्या लिखेंगे 3/2। ये 3 ऑक्सीजन है, इसको 30-30 नहीं पढ़ेंगे है ना, 3 ऑक्सीजन। अब यहाँ से आगे बढ़ना है, आयन के फॉर्म में बदलना है, तो यही स्टेप इम्पॉर्टेंट है। देखो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13, 2, 8, 3, लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 3, तो 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, लेकिन एक एक करके मैंने कैसे, पहले 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो एल्यूमिनियम पर आया 1+, फिर 1 इलेक्ट्रॉन और लूज करेगा तो एल्यूमिनियम पर आएगा 2+,
फिर एक इलेक्ट्रॉन और लूज करेगा, तब एल्यूमिनियम पर आएगा 3+। तो पहला इलेक्ट्रॉन लूज किया तो यहाँ जो एनर्जी लगेगा आयनाइजेशन एनर्जी 1, फिर दूसरा वाला लूज किया तो यहाँ जो एनर्जी लगेगा आयनाइजेशन एनर्जी 2, फिर तीसरा वाला जो लूज किया तो यहाँ जो एनर्जी लगेगा वो आयनाइजेशन एनर्जी 3। ऐसा तो उसी को यहाँ लिखते हैं हम कि हुआ एल्यूमिनियम पर फाइनली 3+, गैस तो पहले से है, इसके लिए देखो 3 बार आयनाइजेशन एनर्जी लगा। इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे आयनाइजेशन एनर्जी 1 प्लस आयनाइजेशन एनर्जी 2 प्लस आयनाइजेशन एनर्जी 3। ऐसा तो एक एल्यूमिनियम से तुम 3 इलेक्ट्रॉन निकाले तो इसको 3 बार लिखे, लेकिन एल्यूमिनियम का यहाँ कितना मोल है 2 मोल, तो 2, तो ऐसा काम भी 2 बार करना पड़ेगा। समझ गए? एक एल्यूमिनियम से 3 इलेक्ट्रॉन निकाले तो 3 बार आयनाइजेशन एनर्जी लगा, लिख दिए। लेकिन एल्यूमिनियम का 2 दिया हुआ है तो यहाँ 2 मोल बनेगा और यहाँ भी कितना लिखना पड़ेगा 2। अब जरा इसमें आगे आ जाओ, तो यहाँ से अब क्या होगा, अब बचा ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, 2 और 6, लास्ट में 6 होना कितना चाहिए 8। 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा एक एक करके, पहले एक लेगा तो 1 माइनस, फिर एक इलेक्ट्रॉन और लेगा तो 2 माइनस। यहाँ एनर्जी चेंज करेगा वो क्या कहलाएगा डेल्टा EgH1, और यहाँ जो चेंज करेगा डेल्टा EgH2। तो ऐसे ही लिखो, ऑक्सीजन पर 2 माइनस गैसियस 2 बार चेंज किया ना, तो डेल्टा EgH1 प्लस डेल्टा EgH2। तो एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लिया तो 2 बार ऐसे लिखे, लेकिन ऑक्सीजन का यहाँ 3 मोल है तो ये 3 बनेगा, यहाँ भी 3। अभी दोनों गैसेस आयंस बन गए तो ये दोनों आपस में कंबाइन करके ये वाला आयनिक सॉलिड बना देंगे, लैटिस एनर्जी निकलेगा U। हेस लॉ को अप्लाई करो तो क्या हो जाएगा डेल्टा H बराबर 2s प्लस 3/2d प्लस 2 मोल आयनाइजेशन एनर्जी 1 प्लस आयनाइजेशन एनर्जी 2 प्लस आयनाइजेशन एनर्जी 3। उसके बाद इधर प्लस 3 डेल्टा EgH1 प्लस डेल्टा EgH2 प्लस इतना ही है प्लस U निकालोगे तो सब टर्म इधर माइनस में आ जाएगा। तो मेन ये फार्मूला डिराइव करना है और फार्मूला आएगा बॉर्न-हैबर साइकिल से, और इसके लिए बहुत सारा एग्जांपल्स जो है हम लोग बनाए। उम्मीद है समझ में आया होगा, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, वीडियो को रिवाइज करके देखो तब। ऐसे ही बहुत सारे कंपाउंड्स जो हैं और दिए हुए हैं नोट्स में होमवर्क के रूप में, तो उन सारे कंपाउंड्स का बॉर्न-हैबर साइकिल आप लोग ड्रॉ करोगे, ड्रॉ करके दिखलाओगे हमें, या फिर जो परेशानी होगा उसको पूछोगे। लेकिन बहुत ही बेहद ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और बेहद ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बॉर्न-हैबर साइकिल। तो इस टॉपिक को जो है हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं, इसलिए कई बार इसको प्रैक्टिस करोगे आप लोग बॉर्न-हैबर साइकिल को और बनाने का प्रयत्न करोगे। अभी बॉर्न-हैबर साइकिल तो कर लिए, अभी बॉर्न-हैबर साइकिल का एप्लीकेशन, इस साइकिल से हम लोग क्या क्या काम कर सकते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ बॉर्न-हैबर साइकिल, बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। देखो बॉर्न-हैबर साइकिल जब ड्रॉ करते थे, सपोज NaCl का जो बॉर्न-हैबर साइकिल हम लोग बनाए थे, फॉर्मूला कुछ ऐसा आया था, डेल्टा HF बराबर S 1/2D प्लस IE प्लस डेल्टा EgH प्लस U। और इसमें से बताए कि सब अलग अलग टर्म है, इस टर्म को हम लोग बोलेंगे इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ई टर्म क्या हुआ सब्लिमेशन एनर्जी, ये क्या था डिसोसिएशन एनर्जी, ये क्या है आयोनाइजेशन एनर्जी, ये क्या है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, और ये क्या है लैटिस एनर्जी।
तो बॉर्न हैबर साइकिल में इतना टर्म आता है, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, सब्लिमेशन एनर्जी, डिसोसिएशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी और लैटिस एनर्जी। होगा क्या ना कि इतने सारे टर्म्स में से एक टर्म का वैल्यू छोड़ करके बाकी सारे टर्म्स का वैल्यू दिया हुआ रहेगा। तो जिस टर्म का वैल्यू नहीं दिया हुआ उसी को कैलकुलेट करना रहेगा। मतलब बॉर्न हैबर साइकिल के मदद से हम लोग इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकाल सकते हैं आयनिक कंपाउंड का, सब्लिमेशन एनर्जी निकाल सकते हैं उस मेटल का, डिसोसिएशन एनर्जी निकाल सकते हैं मॉलिक्यूल का, आयोनाइजेशन एनर्जी भी निकाल सकते हैं उस मेटल एटम का, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी निकाल सकते हैं नॉन मेटल एटम का, और फाइनली लैटिस एनर्जी भी। लेकिन बॉर्न हैबर साइकिल मुख्यतः हम लोग पढ़ते हैं लैटिस एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए या फिर इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के लिए। और बताए कि दोनों का वैल्यू जो है ना नेगेटिव ही आता है, डेल्टा HF निकालो चाहे U निकालो, ये दोनों का कैसा वैल्यू आएगा, नेगेटिव वैल्यू आएगा ऐसा। तो नोट्स में जो है ना अलग अलग लिखा हुआ है इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कैलकुलेट करने के लिए, उस पर एक न्यूमेरिकल बताया हुआ है, आसान है, बस बॉर्न हैबर साइकिल बना करके वैल्यू पुट कर दोगे। फिर एप्लीकेशन में जो है सो लैटिस एनर्जी निकालना है, इस पर भी क्वेश्चन दिया हुआ है। फिर कहीं इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी निकालना है तो इस पर भी क्वेश्चन दिया हुआ होगा। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। ऑलमोस्ट सेम चीज़ है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं, तो एक ही बात है। तो ये सब कॉमन चीज़ है, नोट्स में न्यूमेरिकल डायरेक्ट दिया हुआ, वहाँ से जो है ना इसको आप लोग बना सकते हो। एक इसमें अलग चीज़ है नोट्स में ही, तो उसको हम बतलाते हैं। कैलकुलेशन ऑफ प्रोटॉन एफिनिटी। देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या बताए थे, इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी, तो प्रोटॉन एफिनिटी माने प्रोटॉन गेन करने का टेंडेंसी, और प्रोटॉन का मतलब यहाँ हुआ H+। याद रखोगे H+ को प्रोटॉन बोलते हैं, क्यों, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, मतलब एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन। लेकिन जब हाइड्रोजन पर एक प्लस आ गया है तो ये प्लस कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। तो ये H+ कहने का मतलब कि जो एक इलेक्ट्रॉन था भी खत्म हो गया, तो केवल बचा क्या, 1 प्रोटॉन। मतलब H+ वैसा केमिकल स्पीसीज है जिसके अंदर केवल एक प्रोटॉन होता है। न्यूट्रॉन तो वैसे भी नहीं है हाइड्रोजन में, इलेक्ट्रॉन भी था वो खत्म हो गया, तो अब केवल बचा क्या, प्रोटॉन। तो H+ में केवल प्रोटॉन होता है, इसलिए H+ को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटॉन बोलते हैं। तो जैसे कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता था तो एनर्जी बाहर निकलता था, उसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते थे। उसी प्रकार से यदि कोई स्पीसीज प्रोटॉन गेन करे H+, तो वहाँ भी एनर्जी बाहर निकलेगा और उसको हम लोग बोलेंगे प्रोटॉन एफिनिटी। तो प्रोटॉन एफिनिटी कहने का मतलब कि जैसे मान लो कोई गैसियस स्पीसीज है A, E रिएक्शन किया प्रोटॉन से, H+ यहाँ प्रोटॉन है और मिल करके बनाया AH+, ऐसा। तो यहाँ जितना एनर्जी चेंज करेगा वो कहलाएगा प्रोटॉन एफिनिटी, PA, प्रोटॉन एफिनिटी। तो जैसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैलकुलेट किया वैसे ही हम लोग प्रोटॉन एफिनिटी भी कैलकुलेट करते हैं। कैसे करते हैं, तो इसके लिए एक एग्जांपल देखो। जैसे मान लो कि NH3 गैस और HCl गैस आपस में मिल करके NH4Cl सॉलिड बनाया, यहाँ एनर्जी चेंज करेगा डेल्टा HF। अब बॉर्न हैबर साइकिल बनाओ इसका, तो कैसे, ये गैस है तो इसको गैसियस फॉर्म में ही रहने दो डायरेक्ट, NH3 गैसियस, कुछ नहीं करना है। E गैस है लेकिन यहाँ H और Cl आपस में जुड़ा हुआ है, तो इसको डिसोसिएशन एनर्जी देंगे तो H अलग हो जाएगा, Cl अलग, और दोनों गैसियस फॉर्म में रहेगा। अब इसमें से H और Cl, तो देखो प्रोटॉन एफिनिटी मतलब H+ चाहिए, तो ये जो H है इसको प्लस में बदलना पड़ेगा। देखो ऐसे H+ बदलना होगा, तो प्लस मैंने इलेक्ट्रॉन निकाले हैं तो उसके लिए एनर्जी देना पड़ेगा आयोनाइजेशन एनर्जी, और Cl तो इलेक्ट्रॉन गेन करके Cl- बनाता है, तो यहाँ जो एनर्जी चेंज किया डेल्टा EgH। अब देखो ये सब गैसियस स्पीसीज है, तो यहाँ से अब क्या होगा कि NH3 और H+ आपस में मिल जाएंगे और इस Cl- अलग, मतलब यहाँ अब NH3H+ गेन करेगा, तो ये NH3H+ गेन करके बनाएगा क्या, NH4+।
तो NH3 यहाँ क्या कर रहा है, प्रोटोन गेन कर रहा है, इसलिए जो यहाँ एनर्जी चेंज करेगा वो कहलाएगा प्रोटोन एफिनिटी, और इस Cl माइनस तो वैसा ही रह जाएगा। तो ये देखो, एक गैसियस केटायन और ये गैसियस एनायन, अब ये दोनों गैसियस केटायन और एनायन आपस में मिल करके ये वाला आयनिक सॉलिड बना देंगे, और यहाँ लैटिस एनर्जी चेंज करेगा U। तो यहाँ बीच में समझ गए प्रोटोन एफिनिटी वाला बात कैसे हुआ सो, कि जब कभी भी कोई गैसियस स्पीसीज प्रोटोन गेन करे तो उस दरमियान जो इंथैल्पी चेंज करेगा, उस दरमियान जो एनर्जी बाहर निकलेगा, उसी को हम लोग बोलेंगे प्रोटोन एफिनिटी। तो यहाँ वैसे ही कि ये गैस था ये तो वैसे ही रह गया, इसको पहले तोड़े तो डिसोसिएशन एनर्जी लगा, H अलग Cl अलग, फिर H को केटायन में बदले आयोनाइजेशन एनर्जी लगा, Cl को एनायन में बदले इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी लगा, और फिर NH3 इस प्रोटोन को गेन किया और बना लिया NH4+। तो यही जो एनर्जी चेंज किया उसी को हम लोग बोले प्रोटोन एफिनिटी। Cl माइनस वैसा ही रह गया, अभी दोनों गैसियस केटायन गैसियस एनायन, तो NH4+ और Cl माइनस मिल करके बन गया NH4Cl। तो यहाँ जो एनर्जी निकला वो कहलाया लैटिस एनर्जी U। इसके लिए बॉर्न-हैबर साइकिल को अप्लाई करो, तो डेल्टा HF बराबर हो जाएगा D प्लस आयनाइजेशन एनर्जी प्लस डेल्टा EGH प्लस प्रोटोन एफिनिटी प्लस U। तो हम लोगों को निकालना क्या है, प्रोटोन एफिनिटी निकालना है। तो प्रोटोन एफिनिटी बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा HF माइनस D कॉमन ले लो, आयनाइजेशन एनर्जी प्लस डेल्टा EGH प्लस U। तो यहाँ से निकल जाएगा प्रोटोन एफिनिटी। एग्जाम में सबका वैल्यू दिया हुआ रहेगा, याद रहे हम पहले ही बताएं कि इसमें से इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी नेगेटिव होता है, U भी नेगेटिव होता है, डेल्टा HF भी नेगेटिव होता है। तो एग्जाम में जब वैल्यू दिया हुआ रहेगा ना, तो नेगेटिव वैल्यू दिया हुआ रहेगा तो फिर वहाँ नेगेटिव साइन भी पुट करोगे। जैसे डेल्टा EGH मान लो दिया हुआ है -570 किलो जूल पर मोल, तो जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना तो यहाँ से ही लिखेंगे, जैसे प्लस और ये तुम्हारा है इतना -570, तो प्लस माइनस फिर क्या हो जाएगा, माइनस ही हो जाएगा। तो आगे इसको फिर सॉल्व कर लेंगे हम लोग। तो इस तरह से जो है ये प्रोटोन एफिनिटी के बारे में था, थोड़ा सा एडवांस है लेकिन आसान है, इसको अपने से जो है हम लोग समझ सकते हैं। तो इस तरह से जो लैटिस एनर्जी टॉपिक था ना समाप्त हुआ। लैटिस एनर्जी स्टार्ट करो कहाँ से हम लोग पढ़ रहे थे, तो आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन के लिए कौन कौन से फैक्टर्स फेवर करते हैं, उसमें एक फैक्टर था हाई लैटिस एनर्जी ऑफ आयनिक सॉलिड, कि आयनिक सॉलिड का लैटिस एनर्जी ज़्यादा होता है, इसीलिए वे आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, स्टेबल होते हैं। अब वहाँ से फिर जाने लैटिस एनर्जी क्या है, लैटिस एनर्जी कौन कौन फैक्टर पे निर्भर करता है, लैटिस एनर्जी का महत्व क्या है, लैटिस एनर्जी कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो बॉर्न-हैबर साइकिल की मदद से। लेकिन बॉर्न-हैबर साइकिल तो हेस लॉ पर निर्भर है, तो पहले हेस लॉ को जाने हम लोग, फिर बॉर्न-हैबर साइकिल बनाए बहुत सारे कंपाउंड्स का, और लास्ट में बॉर्न-हैबर साइकिल के एप्लीकेशन कि इसके मदद से क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बताए उसके लिए लैटिस एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी माने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और लास्टली वैसा ही हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, प्रोटोन एफिनिटी। तो बहुत सारे एग्जांपल्स हो गए, नोट्स में सारा कुछ है, कुछ कुछ कंपाउंड का अपने से बनाना है उसमें तो बना लोगे, न्यूमेरिकल भी नोट्स में जो है कुछ कुछ किया हुआ है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी डिस्कशन जो है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। धन्यवाद।